Good morning, class 7 students. So, in our previous video, we were reading lesson number 5, Quality, is a story of a German shoemaker. एक जर्मन शूमेकर की कहानी है जो कि लंदन में सेटल हो जाते हैं और कैसे वो अपने काम के अंदर उनको अपने काम का इतना अनुभव, इतना प्यार होता है अपने काम से. ही वॉज अ शू मेकर. वो जूते बनाते थे और इतने अच्छे जूते बनाते थे कि उन्होंने अपनी लाइफ इस काम को दी, इस आर्ट को दी. और कैसे जो द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ऑथर जो है वो मिस्टर जेस्लर को बचपन से जानता था, क्योंकि वो मिस्टर जेस्लर जो है वो ऑथर के फादर के बूट्स बनाते थे और लंदन की एक फैशनेबल स्ट्रीट में रहते थे. उनकी दुकान थी, वो अपने भाई के साथ रहते थे. तो ऑथर जो 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 नरेटर है उसे हमेशा से ही मिस्टर जेस्लर का काम काफ़ी पसंद आता था. और कितनी बार जब वो मिस्टर जेस्लर के यहाँ शूज़ ख़रीदने के लिए जाता था तो वो उनसे ऐसा पूछता कि मिस्टर जेस्लर, इस काम को आप इतनी सरलता से कर कैसे लेते हो. मतलब ही वॉज लाइक वेरी, इट सीम्स टू हिम वेरी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. मतलब उसके लिए, ऑथर के लिए ये काफ़ी अद्भुत और मिस्टीरियस था कि भाई मिस्टर जेस्लर कैसे इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, कैसे इतनी अपने जो 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 बूट्स जो बनाते थे वो इतने अच्छे कैसे बना लेते थे. तो कि ऑथर को लगता था कि यार ये तो बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन मिस्टर जेस्लर उस काम को बहुत सरलता से और बहुत अच्छी तरह से करते थे और उनके बूट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से चलते थे. और मिस्टर जेस्लर की दुकान बाकियों की दुकान की जैसे नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसी थी मानो किसी चर्च में जाने के बाद किसी को जो फीलिंग आती है, बिल्कुल उसी तरह से उस दुकान में जाने के बाद फीलिंग आती थी. मतलब ओवरऑल मिस्टर जेस्लर जो है वो अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे. एक जर्मन शू मेकर थे, तो उनका एक्सेंट जो था इंग्लिश बोलने का वो काफ़ी जर्मन जैसा था. ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन पेज नंबर 74. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ हियर. Yes, I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. अब मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता कि जब ये अवसर आया मेरे पास. आई हैड ओकेजन, कि जब मैंने उनको चला करके ये बात बोली कि मिस्टर जेस्लर, आखिरी जो शूज़ मैंने आपके यहाँ से ख़रीदे थे उनमें से आवाज़ आने लग गई. मतलब दैट बूट्स क्रीक्ड, मतलब उनमें से आवाज़ आने लग गई, यू नो. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग. मतलब बिना जवाब दिए उन्होंने मुझे देखा. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked." मतलब उन्होंने मुझे इस तरह से देखा बिना जवाब दिए, जैसे कि वो मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं इस स्टेटमेंट को वापस ले लूँ या फिर मैं इस बात को सही से उनको समझाऊँ. और फिर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आवाज़ तो नहीं कर सकते जूते. तो मैंने कहा कि आवाज़ तो करी है मिस्टर जेस्लर, मुझे खेद है. इट डिड, आई एम अफ्रेड. यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स. तो मिस्टर जेस्लर बोलते कि तुमने ज़रूर उनको गीले कर दिए होंगे, इसीलिए आवाज़ आ रही होगी. तो नरेटर बोलता है, नो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता. एंड दैट ही लोवर्ड हिज आइज, हु, मिस्टर जेस्लर, एज इफ हंटिंग फॉर मेमरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग. तो अब यहाँ क्या होता है कि मिस्टर जेस्लर ने अपनी आंखों को थोड़ा नीचे करते हुए लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग, मानो हंटिंग, यहाँ पर हंटिंग का मतलब होता है शिकार, लेकिन यहाँ पर वो शिकार वाला नहीं है. एज इफ हंटिंग का मतलब है एज इफ ही वॉज सर्चिंग, कि वो अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी में ये चीज़ खोज रहे थे कि ये जो जूते हैं, उन जूतों के बारे में वो अपनी पुरानी जो मेमोरी थी वो कलेक्ट कर रहे थे. और मुझे उन्हें ऐसी स्थिति में देख करके बहुत सॉरी फील हुआ, क्योंकि मुझे उन्हें ये बदतर चीज़ बतानी पड़ी. मतलब मिस्टर जेस्लर अपने काम में काफ़ी अनुभवी और काफ़ी उनका काम बहुत परफेक्ट था. उनके जो शूज़ थे वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग चलते थे, ऐसे नहीं कि कोई नॉर्मल दुकान से ख़रीदे हुए जूते जो हर 7-8 महीने में ख़राब हो जाते थे. तो मिस्टर जेस्लर बहुत ही परफेक्शनिस्ट थे अपने काम के अंदर, अपनी आर्ट के अंदर. तो पहली बार जब ऑथर को ये बताना पड़ा कि देखो आपके जूतों में से आवाज़ आने लग गई, तो मुझे बहुत, मतलब आई फेल्ट सॉरी, हु, the narrator of the story, the author, he felt very sorry I had mentioned this grave thing मतलब ऐसी बुरी बात, मतलब जो कि एक
थोड़ी कठिन थी मिस्टर जेसलर के लिए डाइजेस्ट करने के लिए, वो मुझे उनको बतानी पड़ी। सेंड देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम। तो मिस्टर जेसलर बोलते कि मेरे पास भेज दो, मैं उनको देख लेता हूँ। जम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्ड। मतलब मिस्टर जेसलर बोलते कुछ जूते जो होते हैं ना, उसी बात में आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते कि वो पैदाइशी ख़राब होते हैं। मिस्टर जेसलर ऐसा कहते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। ठीक है, तुम भेज दो ये जूते, लेकिन अगर मैं इनका कुछ नहीं कर सका तो ठीक है, मैं तुम्हें इसके पैसे वापस दे दूँगा। वंस, ओनली वंस, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। एक बार की बात है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब मैं आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली, मतलब मेरा ध्यान सही जगह पर नहीं था और मैं मिस्टर जेसलर की दुकान पर ऐसे ही चला गया, एब्सेंट माइंडेडली चला गया। कुछ जोड़ी जूते जो कि मैंने ख़रीदे थे, इन अ पेयर ऑफ बूट्स, जो मैंने पहन रखे थे, उन जोड़ी जूतों के साथ में मिस्टर जेसलर की दुकान पर चला गया। इन एन एमरजेंसी, जो कि मैंने एमरजेंसी में किसी बड़ी दुकान से ख़रीदे थे। एट सम लार्ज फर्म, एक लार्ज फर्म से मैंने एमरजेंसी में मैंने जो जूते खरीदे थे, उन्हीं जूतों को पहन करके मैं एक वक्त, मुझे याद आ रहा है, मैं मिस्टर जेसलर की दुकान चला गया था। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। तो मिस्टर जेसलर ने मेरा ऑर्डर ले लिया बिना लेदर बताए मुझे। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। और मैं ये महसूस कर पा रहा था कि मिस्टर जेसलर की आंखें जो है वो कंटिन्यूसली मेरे जो बूट की तरफ, मेरे फुट की तरफ मतलब जो देख रहे थे। तो वो बोलते हैं कि यार दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये शूज़ जो है ये मेरे नहीं है। मिस्टर जेसलर पहचान गए। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। अब टोन मतलब वो साउंड किसी गुस्से की नहीं थी, नॉर ऑफ सॉरो, ना ही किसी दुख की थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही किसी ग्लानी की थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग दैट क्वाइट फ्रोज द ब्लड। अब क्या था, उन्होंने बोला कि दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये जूते मेरे नहीं हैं। लेकिन अब जब उन्होंने ये जान लिया कि जो ऑथर जो है वो कोई दूसरी दुकान से ख़रीदे हुए शूज़ पहनकर मिस्टर जेसलर के यहाँ आ चुका है और मिस्टर जेसलर को कह रहा है कि देखो मिस्टर जेसलर, ये जो शूज़ है, द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक, कि इनमें से आवाज़ आने लग गई। तो मिस्टर जेसलर को ये पता चल जाता है कि ये जो शूज़ है वो मिस्टर जेसलर की दुकान से नहीं खरीदे हुए थे। लेकिन फिर भी जब वो ये बात बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में, उनकी टोन के अंदर कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था और ना ही कोई ग्लानि थी। लेकिन उस आवाज़ में कुछ ऐसा था मानो जिससे कि खून जम जाए, ऐसी वो आवाज़ लगी कहीं ना कहीं। तो ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा जो लेफ़्ट फुट की जो फिंगर थी उस पर उन्होंने अपनी उंगली प्रेस करी, और जैसे कि जो कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था। ही पुट हिज हैंड डाउन, अपने हाथ को नीचे उन्होंने पुट करा और एंड प्रेस द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। जहाँ पर लेफ्ट बूट जो था मेरा वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, उसको उन्होंने पॉइंट करते हुए कहा, इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड, कि यहाँ पर तुम्हें दर्द होता होगा ज़रूर, राइट। तो दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट। तो मिस्टर जेसलर को अब ये पता चल गया कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती है वो सिर्फ नाम की होती है और वो क्वालिटी वैसी नहीं देते शूज़ की, ठीक है ना। तो मिस्टर जेसलर ने बोला कि उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती, मतलब बिल्कुल वो ऐसे ही बना करके दे देते हैं। बस उनका मोटिव जो होता है वो सिर्फ सेलिंग का होता है, प्रॉफिट का मोटिव होता है, क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो वो कहते हैं कि उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। जब वो देखते हैं कि ऑथर ने जो शूज़ पहने हुए वो कंफर्टेबल नहीं है और वहाँ उनकी जो फुट है, जो लेफ़्ट फिंगर जो है वो वहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, जिससे ऑथर को जो है वो हर्ट होता है। तो ये देखते हुए कहते हैं कि इनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है अपने आप में इनकी। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन हिम वे विद इन हिम, और मानो तब से मिस्टर जेसलर बोलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और वो इसी बारे में बोलते हैं। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, काफ़ी लंबा उन्होंने बोला और काफ़ी उनकी आवाज़ में एक कड़वाहट थी, एक दुख था कहीं ना कहीं। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। और ये जो है मैंने पहली बारी मतलब मिस्टर जेसलर को कभी इतना डिस्कस करते हुए सुना है
जो कि वो अपने धंधे के बारे में, अपनी ट्रेड के बारे में, कि उनकी ट्रेड में, उनके धंधे में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, क्या कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में मिस्टर जेस्लर जो है वो ऑथर को बता रहे थे। सो मिस्टर जेस्लर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क। अब इससे क्या मतलब है? दे यहाँ पर कौन है? दे गेट इट ऑल मतलब ये जो बिग फर्म्स जो होती है, ये बिग फर्म्स जो होती है, ये सब जो है ये बेच देती है, ठीक है ना। जो होता है इनके पास ये सब सेल कर देते हैं बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके इनको सेल करना होता है बस। तो एडवर्टाइजमेंट से करते हैं ये, ठीक है, इनका ये टेक्निक होती है। नॉट बाय वर्क मतलब उनका जो फोकस होता है वो काम पर नहीं होता। वो क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट, अच्छे अच्छे लुभाने वाले एडवर्टीजमेंट देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, ऐसे ही पैसे कमाया होता है उन्होंने, तो काम से कोई उनका लेना देना इतना नहीं होता है। तो दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और हम जैसे लोगों का हुनर वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं हमसे, जिनको हमारे बूट से प्यार होता है। हम लोगों को हम लोग जो हैं, हमें हमारे बूट से काफ़ी प्यार होता है, जिससे वो काम चुरा लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, इट कम्स टू दिस, और तुम देख रहे हो। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही होता है जो अभी हो रहा है। इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, अभी मेरे पास में कोई काम नहीं है। मिस्टर जेस्लर बोलते हैं कि प्रेजेंटली मेरे पास कोई काम नहीं है, और एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल जो है ये काम और कम होता जाता है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, लाइंड फेस मतलब रिंकल्ड फेस, क्योंकि मिस्टर जेस्लर बूढ़े थे, तो उनके फेस पर जो झुर्रियाँ थी, जो लाइंस जो बन रही थी, उस लाइंस की तरफ मैं देखते हुए मैंने ये चीज़ नोटिस करी। आई सॉ थिंग्स, मैंने ये नोटिस किया, आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। मेरा जो ध्यान है वो पहली बार मिस्टर जेस्लर ने जो मुझे उनकी जो व्यापार में जो कठिनाइयों के बारे में जो बताया कि उनको क्या दिक्कतें महसूस करनी पड़ती, पहली बार मिस्टर जेस्लर बोले, तो मैंने ये चीज़ पहले कभी नोटिस नहीं करी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, मतलब ये जो था ये काफ़ी दुख भरा था, और इनकी जो स्ट्रगल जो थी, जो मेहनत जो जो इन्होंने करी थी, जो स्ट्रगल जो इस काम में लगी थी, वो भी काफ़ी बिटर थी। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दे सीम्ड सडनली इन इज रेड बियर्ड, और सडनली उनकी जो जो रेड बियर्ड जो थी, उन पे से मैंने उनके सिल्वरी जो हेयर होते हैं वो मुझे नज़र आए। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, as best I could I explained the circumstances to those ill-omened boots. ill-omened boots मतलब ये जो बुरे जूते जो थे, जो मैंने परचेज़ कर लिए थे, तो मैंने मिस्टर जेस्लर को समझाने की कोशिश करी, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर ने जो है मिस्टर जेस्लर को समझा दिया कि देखो ये बाय मिस्टेकनली मेरे साथ ऐसा हो गया, और तो मिस्टर जेस्लर जो है वो अपनी बात कंटिन्यू करते करते, ऐसा डीप इम्प्रेशन उनके फेस और उनकी आवाज़ से मुझे महसूस हुआ, ऐसा प्रभाव लग रहा था मानो मिस्टर जेस्लर दुखी हो गए। और तो मैंने उनका दुख कम करने के लिए कुछ ही मिनट में मैंने और दूसरी जोड़ी, बहुत सारी जोड़ियाँ जो है जूते की वो ऑर्डर कर दी। आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, और जो जोड़ियाँ मैंने ऑर्डर करी वो काफ़ी टाइम तक चली। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, हर बार से भी बहुत ज़्यादा चली। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और वो जोड़ियाँ खरीदने के बाद मैं तकरीबन 2 साल तक मिस्टर जेस्लर के यहाँ पर नहीं गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर।